हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन बाइनोमियल थ्योरम का आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ a बाई बी रेज टू पावर 1/3 है ना, और प्लस एक तरीके से देखें तो दूसरे वाली टर्म b बाई रूट ए होल रेज टू पावर 1/3 और दोनों के समेशन पे 21 है ना, द टर्म कंटेनिंग सेम पावर्स ऑफ a एंड b। ठीक है, तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। a बाई बी होल रेज टू पावर 1/3 प्लस, ठीक है, b डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर हाफ, ऐसा है, b बाई रूट ए है ना, तो b रेज टू पावर b बाई a रेज टू पावर हाफ होल रेज टू पावर 1/3 और टोटल की पावर में आपका है 21। तो अब इसका अगर आप जनरल टर्म लिखोगे तो इसका जनरल टर्म हो जाएगा 21 CR a बाई b रेज टू पावर 1/3 होल रेज टू पावर 21 माइनस r, और इधर हो जाएगा आपका b बाई a रेज टू पावर हाफ है ना, रेज टू पावर 1/3 और इसकी पावर में आप ये r लिख दोगे, यही जनरल टर्म होगा। अब हमें क्या चाहिए कि जो a की पावर आए वही पावर b की भी आए, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 21 CR a रेज टू पावर 21 माइनस r बाई 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई b रेज टू पावर 21 माइनस r बाई 3 इंटू, यहाँ पे देखें तो b रेज टू पावर r बाई 3 और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा, a रेज टू पावर r बाई 6 है ना, 1/2 रेज टू पावर 1/3 मतलब 1/6 हो जाता और रेज टू पावर r लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये आपके पास a रेज टू पावर r बाई 6, तो यहाँ से आपके पास आ गया 21 CR a रेज टू पावर 21 माइनस r बाई 3 मतलब 7 माइनस r बाई 3 और r बाई 6 और चला जाएगा तो 7 माइनस r बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास b रेज टू पावर कितना बचेगा, -7 आ जाएगा r बाई 3 और प्लस r बाई 3 मतलब 2r बाई 3। तो आपको क्या चाहिए कि ये दोनों पावर सेम हो जाए, मतलब 7 माइनस r बाई 2 इज इक्वल टू -7 प्लस 2r बाई 3, तो 14 आ गया इज इक्वल टू 2r बाई 3 प्लस r बाई 2 मतलब 4r बाई 6 प्लस 3r बाई 6 मतलब 7r बाई 6, सो r शुड बी इक्वल टू 12। ठीक है, तो r12 आया, तो आपकी टर्म कौन सी रही होगी, t13। ठीक है, तो 13th टर्म ऐसी होगी जिसमें आपके लिए पावर्स a और b की दोनों की सेम आएंगी। ठीक है, तो यही पूछा गया है और इसके लिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 5x प्लस 9x स्क्वायर है ना, और आगे फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 11। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो आपके पास पहली टर्म क्या लिखी गई है, 1 प्लस 5x प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या होगा थोड़ा सोच ले, 13x क्यूब होगा, फिर आपका 17x रेज टू पावर 4 आएगा और इसके बाद भी बहुत सारी टर्म्स होंगी। ठीक है, आप चाहो तो वैसे इसका सम भी निकाल सकते हो है ना, AGP ही लिखी हुई है। ठीक है, तो आप इसका सम निकाल सकते हो लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें से काम की टर्म्स आपकी कहां तक है, 17x रेज टू पावर 4 तक ही है, क्योंकि उसके बगल में जो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर कितना था, 11। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसमें सारी पावर्स आपकी कैसी हैं, 0 या फिर पॉजिटिव, x की पावर 0 या x की पावर पॉजिटिव, यही बनेंगे ना इसके एक्सपेंशन से। आपको मल्टीप्लीकेशन करना है टर्म बाय टर्म, तो x की पावर 4 बनाने वाले कौन से टर्म्स हो सकते हैं भाई, ऐसा ही होगा ना, इस 1 को आप इसके एक्सपेंशन में x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब 1 यहां से उठाया और इसके एक्सपेंशन में आपने x की पावर 4 पकड़ लिया, मतलब कितना आएगा 11c2। तो इसके एक्सपेंशन में x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आएगा, 11c2। फिर आप देखोगे कि भाई 5x अगर मैं लेता हूं तो मुझे इसके एक्सपेंशन से x क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसके एक्सपेंशन में x क्यूब तो बनेगा ही नहीं, इसका मतलब 5x को कुछ नहीं मिलेगा। 9x स्क्वायर यहां से उठाया आपने, ठीक है, तो आपको x स्क्वायर और चाहिए इधर से, तो इसके एक्सपेंशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा आपके पास, 11c1 है ना। ठीक है, यहां से आपने x स्क्वायर उठाया तो बाकी का x स्क्वायर आप इधर से उठाओगे इसके एक्सपेंशन से, तो यहां से 9 आ गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट और इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट इसके एक्सपेंशन में क्या आएगा, 11c1। ठीक है, फिर सेम तरीके से आप देखें तो 13 आप एज इट इज रखो, सॉरी x क्यूब है, इसके एक्सपेंशन से क्या चाहिए होगा, x की पावर 1 का कोफिशिएंट, फिर से इसके एक्सपेंशन में x की पावर 1 नहीं बनेगा मतलब 0, और 17
को क्या मिलेगा, यहाँ से x की पावर 4 है तो इसके एक्सपेंशन में x की पावर 0 मतलब 11c 0। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन आप कर, मतलब ये कैलकुलेशन आप कर लो, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे क्या करना था, पूरा सब निकालने की जरूरत नहीं थी इसकी, आपको बस रिलीवेंट टर्म्स देख लेने थे। अब आप सोचो इसके बाद बनेगी x की पावर 5। अब x की पावर 5 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूं सो दैट कि x की पावर 4 बन जाए, तो x की पावर -1 से मल्टीप्लाई करें। क्या इसके एक्सपेंशन में x की पावर -1 कभी पॉसिबल है? नहीं है ना, तो इसका मतलब आगे की टर्म्स लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, x की पावर 6 मान लो यहां से उठाया, तो इसमें से क्या चाहिए, x की पावर -2 नहीं बनेगा भाई। ठीक है, तो आगे कोई भी और टर्म नहीं क्रिएट हो सकती, यही आपका रिलीवेंट चॉइसेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 1 + x + x² होल रेज़ टू पावर 25। ठीक है, a50 तक का लिख दिया गया और कहा गया a0 + a2 अप टू a50 ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं 1 + x + x² होल रेज़ टू पावर 25 इज इक्वल टू a0 + a1x। ठीक है, अप टू a50 x रेज़ टू पावर 50। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आपके पास a0 a2 a4 और a50 तक का सम है ना, a0 a4, हाँ ठीक है, तो ये सारे टर्म्स चाहिए, a0 चाहिए, a2 चाहिए, a4 चाहिए, ये सब चाहिए। ठीक है, तो आप देखो अगर x की जगह आप 1 पुट कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, x की जगह 1 पुट करने पे सभी का सम मिल जाएगा कि नहीं, है ना। तो x को आपने 1 पुट किया, x को 1 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 + 1 + 1 3 रेज़ टू पावर 25 इज इक्वल टू a0 + a1 + a2 अप टू a50। ठीक है, और x की जगह अगर आप -1 पुट करते हो तो 1 - 1 + 1 मतलब 1। ठीक है, यहां से क्या आएगा, a0 - a1 + a2। ठीक है, और लास्ट में a50। ठीक है, -1 पुट करने पर, है ना। अब दोनों का एडिशन कर दो, अगर आप एडिशन करोगे तो a1 a3 ये सब कट जाएंगे, बचेगा क्या, 3 रेज़ टू पावर 25 + 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a0 + a2 + a4 अप टू a50, है ना, ये आ जाएगा। तो 3 रेज़ टू पावर 25 + 1/2 ये आपका आया। ठीक है, जो आपका ये टर्म था, है ना। ठीक है, इतनी बात, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। फिर कहा जा रहा है कि ये कैसा है, ऑड है ना, इवन है, पहले तो ये बताओ। तो अब इसके बारे में अगर हमें सोचना है, ठीक है, 3 रेज़ टू पावर 25 मान लो कुछ इंटीजर होगा, और मतलब अगर ये इवन है तो हम चेक करें पहले कि इवन है या नहीं। इवन के लिए क्या होगा कि ये पूरी टर्म आपकी 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, है ना। तो ये पूरी टर्म आपकी 2 से डिविजिबल है, इस बात का मतलब क्या हुआ, ठीक है, चेक कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं ऐसा है, लेकिन अगर ये टर्म इवन है तो मतलब ये पूरा टर्म आपका 2 से डिविजिबल है। दैट मीन्स कि इसका न्यूमरेटर जो था 3 रेज़ टू पावर 25 + 1 ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका चेक करते हैं हम 4 से डिविजिबिलिटी। कैसे चेक करेंगे, तो इसको लिख देंगे 4 - 1 की पावर 25 + 1। देखिए क्या आएगा, 25c0 4 रेज़ टू पावर 25। ठीक है, बाकी ऐसे ऐसे टर्म्स आती जाएंगी, 25c25, है ना, और हाँ यही आ जाएगा लास्ट में, है ना, 25c25 नेगेटिव का और +1। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और उसके पहले की जितनी भी टर्म्स होंगी वो सभी कैसी होंगी, 4 से डिविजिबल होंगी, है ना। यहाँ तक की सारी टर्म्स 4 से डिविजिबल होंगी। एक ये टर्म नॉट डिविजिबल बाई 4 थी, तो +1 ऐड करने के बाद ये हट गई, तो बाकी सब कुछ अब कैसा है, 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल है मतलब कि ये टर्म आपकी ओवरऑल इवन क्वांटिटी है। समझ में आ रही बात, n/2 2 से डिविजिबल होगा अगर n खुद 4 से डिविजिबल है। हमने वही चीज दिखाई है कि आपका न्यूमरेटर अगर 4 से डिविजिबल रहा तो पूरी टर्म आपकी ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल थी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n-2 इन दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, x-1 से लेके x-n तक का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप देखिए, अगर आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन से जाओ, है ना, डायरेक्टली
थ्योरी ऑफ इक्वेशन से जाओ तो आप क्या बोल सकते हो कि x की पावर n, ये nth डिग्री का एक पॉलिनोमियल ओपन होगा जिसके रूट्स क्या है 1 2 3 और n, यही सब है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको x की पावर n माइनस 1 का कोई कोफिशिएंट कहे तो क्या निकलेगा, x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट निकलेगा आपका सम ऑफ रूट्स, उसके अकॉर्डिंग आएगा। और x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट किसके अकॉर्डिंग आएगा, पेयर वाइज प्रोडक्ट, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट्स, यही होगा ना, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोचो, सबसे आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगी बात कि x की पावर n माइनस 2 कहां क्रिएट होगा, nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल में x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट होता है आपका सम ऑफ, मतलब ऐसे देख सकते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, x रेज टू पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट, सही होता है ना, समेशन ओवर अल्फा बीटा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट तो आपका 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 2 इज इटसेल्फ समेशन ओवर अल्फा बीटा। तो आपको ये कैलकुलेट करना था, आप इसी को कैलकुलेट कर लो। तो समेशन ओवर अल्फा बीटा इज, ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट होता है समेशन ओवर अल्फा बीटा, शायद आपने फंडामेंटल्स में पढ़ रखा होगा। एक फॉर्मूला होता था कि अगर आप अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू ऐसे ही अल्फा n तक का होल स्क्वायर करते हो तो इंडिविजुअल स्क्वायर्स मिलते हैं, इंडिविजुअल स्क्वायर्स मिलते हैं, अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर अप टू अल्फा n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पेयर वाइज प्रोडक्ट्स, सारे पेयर वाइज प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो यहां पे भी कहानी वही है कि आपको ये कैलकुलेट करना है ना, तो 1 प्लस 2 अप टू n का होल स्क्वायर, मतलब ये आपका आ गया समेशन n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ओवर अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये आपको पता है समेशन ओवर n कितना होता है, समेशन ओवर n स्क्वायर भी आपको पता है कितना होता है, डिफरेंस लीजिए बाई 2, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। पेयर वाइज अगर टर्म्स निकालनी है तो पेयर वाइज प्रोडक्ट्स का सम, तो उसके लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन का यूज किया है, बाइनोमियल का यहाँ पे कोई यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, 27 रेज़ टू पावर 40 को आप डिवाइड कर रहे हो 12 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया, 27 रेज़ टू पावर 12 व्हेन डिवाइडेड बाई, सॉरी 27 रेज़ टू पावर 40, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12, है ना, रिमाइंडर कितना देगा, है ना। तो पहले तो क्या करें, इसको सिंप्लीफाई मतलब छोटी पावर्स बना लेते हैं, क्योंकि 12 है तो इसलिए मैं इसको 3 के टर्म्स में सोच लेता हूं एक बार। तो दिस इज कमिंग आउट एज 3 रेज़ टू पावर 120, राइट। अब इसको तो अब एक 12 से भाई अगर डिविजिबिलिटी आपको देखनी है तो 12 में से 3 से तो ये टर्म डिविजिबल है ना, मतलब आपको क्या देखना है कि ये दिस इज समथिंग लाइक 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 119, ठीक है। तो ये हिस्सा तो आपका ऑब्वियसली 12 में जो एक 3 है और एक 4 है, तो 3 से तो ये हिस्सा आपका डिविजिबल है, ये वाला टर्म, ठीक है। इसकी बात करते हैं मेनली, जो दिक्कत है आपको जिसके बारे में नहीं पता कि 3 रेज़ टू पावर 119 का क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में फोकस करते हैं सबसे पहले। तो ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी है इसी वजह से, क्योंकि इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर रहे हो, थोड़ा कम इस तरीके के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। तो 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 119 लिख दिया, क्योंकि इसमें आपका 12 में से जो 3 था उससे चलिए ये तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इसको मैंने 4 में ब्रेक कर दिया, ठीक है, 4 माइनस 1 रेज़ टू पावर 119, तो दिस इज कमिंग आउट एज 119 C0, 4 रेज़ टू पावर 119 माइनस 119 C1, 4 रेज़ टू पावर 118, ठीक है, प्लस 119 C2, 4 रेज़ टू पावर 117, और ऐसे ही करते करते आपके पास एक बन जाएगी, लास्ट की 2 टर्म्स लिख लेते हैं, 119 C 118, 4 रेज़ टू पावर, अच्छा ये प्लस के साथ आएगा, प्लस के साथ, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा फिर 1 माइनस 119 C 119 और 4 रेज़ टू पावर 0, ठीक है। ये आपके पास टर्म आ जाएगी, है ना, 3 रेज़ टू पावर 119 का आपका एक्सपेंशन लिखा हुआ है ना।
अब इसमें से देखिए आप, ये टर्म्स अगर देखी जाए तो ये टर्म आपकी 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल। भाई 12 में 3 और 4 थे, 3 का चिंता ये करेगा, आगे की चिंता हमें यहाँ से किसकी करनी है, 4 की। तो ये 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, ये भी 4 से डिविजिबल, ठीक है। तो ये सब मिला करके कैसे हैं, 4 लैम्डा टाइप के, और उसमें से -1 आपको करना पड़ेगा। दिस इज ऑफ टाइप 4 लैम्डा -1। दैट मीन्स कि आपका 3 रेज़ टू पावर 120 कैसा हुआ, 3 इंटू 3 की पावर 119, 3 की पावर 119 आपका कैसा था, 4 लैम्डा -1 टाइप का। सो दिस इज योर 12 लैम्डा -3, ठीक है। तो अगर 12 लैम्डा -3 टाइप का नंबर है और आप इसको 12 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, -3 तो नहीं आएगा। क्या करते हैं, जब भी निगेटिव रिमाइंडर आता है तो लास्ट में आप डिवाइजर उसमें ऐड कर दो। तो डिवाइजर ऐड कर दिया, आंसर कितना हो गया आपका 9, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। मेनली जो ये आपने इस तरीके से ट्रिक यूज करी है उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा जा रहा है। सिक्स में आपसे कहा गया है कि x-1, ओके, और इधर है x-2, ठीक है। तो आप क्या करो कि x-1 को t मान लो, ठीक है। इधर एक x-1 है, दूसरी जगह x-2 है, क्या ही फर्क पड़ता है, हम x-1 को t मान लेते हैं। तो आपका लिखा क्या हुआ है, समेशन AR t रेज़ टू पावर r, यही लिखा है ना, समेशन AR t रेज़ टू पावर r, r इज इक्वल टू 0 से 2n तक। तो r इज इक्वल टू 0 से लेकर के 2n तक, और इज इक्वल टू इधर देखें तो समेशन ओवर BR t-1 की पावर r, r इज इक्वल टू 0 से लेकर के अगेन 2n तक ही है, ठीक है। r इज इक्वल टू 0 से लेकर के अगेन 2n तक, ठीक है। an निकालना है आपको। अब इसका जरा एक्सपेंशन अगर सबका लिख करके सोचे हम कि एक्सपेंशन में क्या टर्म्स आएंगी, तो यहाँ आएगा an t रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट के तौर पे। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस पूरे एक्सपेंशन में t रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट क्या है, तो मेरा काम बन गया। तो यहाँ देखो, यहाँ से मैं कह सकता हूं ना कि an t रेज़ टू पावर n, और कोई लेफ्ट साइड में t रेज़ टू पावर n का टर्म तो नहीं आएगा, सिर्फ एक ही टर्म आएगा an। यहां से आपकी कई सारी टर्म्स आ सकती हैं, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, b0 t-1 की पावर 0, b1 t-1 की पावर 1, ऐसे ही करके अप टू bn t-1 की पावर n, b2n t-1 की पावर 2n। तो सब मतलब इन बाद वाली टर्म्स में तो काफी सारा टर्म्स मिलेंगे हमें एक्स्ट्रा, जो कि t की पावर n प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो हमने कहा कि अगर मुझे इधर से t की पावर n का कोफिशिएंट खोजना है तो दिस इज सेम एज फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ t रेज़ टू पावर n इन दिस एक्सपेंशन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि an आपका क्या है, an है आपका कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ t रेज़ टू पावर n, ठीक है, इन समेशन ओवर BR t-1 की पावर r, r इज इक्वल टू 0 से 2n, यही है आपका, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन में t रेज़ टू पावर n का जो कोफिशिएंट है वही आपका an है। तो अब आपको खोजना क्या है, t रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट खोजना है। BR के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी कि BR के बारे में बोल रखा है इसने कि अच्छा, फॉर ऑल r ग्रेटर देन और इक्वल टू n, BR जो है आपका -1 रेज़ टू पावर r-1 है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले तो मैं समेशन को ओपन कर लेता हूं, ठीक है, इस समेशन को ओपन करके लिखते हैं। तो दिस इज b0 t-1 की पावर 0 प्लस b1 t-1 की पावर 1, ठीक है, b2 t-1 की पावर 2 अप टू bn t-1 की पावर n, ये है आपका, ठीक है। आपको निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t रेज़, अच्छा नहीं 2n तक जाएगी ना कहानी, अभी और भी टर्म्स हैं, bn+1 वगैरह है ना, bn+1 t-1 की पावर n+1, और ऐसे ही अप टू b2n t-1 की पावर 2, ये सारे टर्म्स थे, ठीक है। खोजना क्या था, t की पावर n, तो t की पावर n ये थोड़ी ना देगा, ये भी नहीं देगा, यहां तक नहीं मिलेगा आपको t की पावर n, ठीक है, क्योंकि यहां तक आपकी
t-1 की पावर कितनी आएगी, n-1 तक ही आएगी। ठीक है, यहां पे पहली बार आप देखो एक्सपेंशन जब आप कर रहे हो तो t-1 की पावर n के एक्सपेंशन में आपको फर्स्ट टाइम t की पावर n दिखेगा। ठीक है, तो यहां से टर्म्स क्या क्रिएट होंगी, bn इंटू, ठीक है, t की पावर n का कोफिशिएंट t-1 की पावर n से क्या आएगा आपका nc, है ना, ncn मान लो। ठीक है, या nc0 ही लिखता हूं, ठीक है, nc0 प्लस bn प्लस 1 के साथ क्या आएगा, nc नहीं लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। यहां पे bn प्लस 1 और इसमें से आपको निकालना है क्या, t की पावर n का कोफिशिएंट कितना आएगा, n प्लस 1 cn, ठीक है, और -1 की पावर का। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका आगे की टर्म्स आएंगी, bn प्लस 2 n प्लस 2 cn -1 की पावर 2। ठीक है, और ऐसे ही लास्ट में आपके पास आ जाएगा b2n, है ना, 2ncn -1 की पावर में n, है ना। अब देखिए आपको चाहिए क्या, नेक्स्ट चीज, आपको नेक्स्ट चीज चाहिए थी कि bn, तो bn के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, सॉरी br के बारे में, इट इज -1 रेज टू पावर r माइनस n। तो ये क्या हो गया, bn निकालोगे तो r की जगह n रखोगे, तो -1 की पावर 0 ncn। ठीक है, यहां पे क्या रखोगे आप, r की जगह पे n प्लस 1, फिर ये देखो -1 की पावर में 2 आ जाएगा, n प्लस 2 cn -1 की पावर 2। ठीक है, और इसी तरीके से कहानी चलते चलते कहां पे रुकेगी, -1 की पावर में n 2ncn -1 की पावर n। तो अब आप क्या देख सकते हो, इस br की वजह से हुआ क्या, ncn इंटू प्लस 1, n प्लस 1 cn इंटू ये -1 मिलके प्लस 1, -1 की पावर 2 -1 की पावर 2 मिलके प्लस 1, -1 की पावर n और -1 की पावर n मिल करके -1 की पावर 2n, चूंकि -1 की पावर इवन है, ठीक है, 2n मतलब इवन है, तो इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, दिस इज ncn प्लस n प्लस 1 cn अप टू लास्ट में आपको 2ncn, तो इन सब का सम आप कर दीजिए। ठीक है, तो ncn से लेके 2n प्लस 1 2ncn तक का सम कितना होता है, 2n प्लस 1 cn प्लस 1। ठीक है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब 2n प्लस 1 cn प्लस 1 लिखो, या फिर इसी को लिख दो 2n प्लस 1 cn, बात बराबर ही है। ठीक है भाई, ncx इज इक्वल टू ncn माइनस x। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 7 जो गिवन है, और इसमें निकालना क्या है आपको, तो a0 प्लस a2 प्लस a4 अप टू a100। ठीक है, देखते हैं, तो समेशन इस पूरे पे दिया गया है, तो अगर हम इसमें से समेशन डिस्ट्रीब्यूट करें तो a के x की पावर k इज इक्वल टू 0 से 100 माइनस आपके पास समेशन ओवर क्या आएगा, cos पाई बाई 2x प्लस पाई बाई 2k। ठीक है, और k आपका 0 से 100 के बीच में है, तो ये आपके पास समेशन ओवर a के x की पावर k इज इक्वल टू 0 से 100 माइनस आपने क्या करना है, इसमें देखें तो टर्म्स क्या बनेंगी, तो k को 0 रखा, तो cos पाई बाई 2x प्लस 0, फिर अगली बार cos पाई बाई 2x प्लस k को 1 रखने पे पाई बाई 2, फिर cos पाई बाई 2x प्लस पाई, और इसी तरीके से आपके पास आगे की टर्म्स आती जाएंगी, है कि नहीं है। ठीक है, 100 तक अगर देखें, देखो अभी एक चीज और देख लेते हैं अपन, cos पाई बाई 2x प्लस 3 पाई बाई 2, और ऐसे ही करते हुए आगे की टर्म्स भी होंगी। तो आप जरा देखो कि इन चार का सम कितना है, देखो cos 90 प्लस थीटा, ठीक है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, cos थीटा, सब कट के 0 हो जा रहा है, तो इन चार का सम 0 है। और ऐसे ही 25 ये मतलब सारे टर्म्स आपके पास अगर लिख दिए जाए 0 से 4, फिर 0 से 3 तक के लिखे ना हमने अभी तक, है ना, तो यहाँ पे कितना आ रहा है सम इनका, cos पाई बाई 2x
और यहाँ से आपका आ रहा है -π/2, दोनों कट गए। यहाँ से cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा आपका कितना हो जाता है माइनस साइन थीटा, और cos 3π/2 प्लस थीटा ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपके पास आ जाएगा कितना, ये साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर ये और ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो ये 0 से लेकर के आपका जो 3 तक का था टर्म, इनका सम कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। ठीक है, ठीक है, आगे का टर्म्स क्या क्या होगा, तो 0 से 3 तक का सम 0 आया है, वैसे ही 4 से 7 तक का सम 0 आएगा, वैसे ही 8 से 11 तक का सम 0 आएगा, है ना। तो आपके पास लास्ट में 99 तक का सम 0 हो जाएगा, बचेगा एक 100 वाला। तो k को अगर आप 100 रखते हो तो आपको मिलेगा क्या, cos π/2 x प्लस 50π, ये मिलेगा माइनस, और यहाँ पे आपके पास है समेशन a के x रेज टू पावर k इज इक्वल टू 0 से 100। ठीक है, तो इसका तो आपने कर दिया सम, है ना। तो 50π ठीक है, तो 50π तो हट ही गया, cos π/2 x ही बचा है एक तरीके से। ठीक है, तो 50π तो हट ही गया, आपके पास यही टर्म बची हुई है, एंड हियर इट इज 2 × 1 + x³ रेज टू पावर 100। ये बात ठीक थी, है ना। तो अब x की जगह हमें, भाई इसमें तो क्या चाहिए आपको, इवन ऑड वाला चाहिए केवल, तो x की जगह अगर आप 1 रख दें तो आपको मिलेगा क्या, 2 × 2 रेज टू पावर 100 इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा a0 + a1 + a2 अप टू a100 माइनस cos 90 मतलब 0। ठीक है, x की जगह अगर आप -1 रखते हो तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको a0 - a1 + a2। ठीक है, और आपके पास प्लस का a100 आ जाएगा, और x को -1 रखा है आपने इस बार। ठीक है, x = -1, तो -1 रखने पे ये फिर से कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब इन सब का सम कर दीजिए, आपके पास a0 + a2 ये सब वैल्यूज निकल आएंगी। अगर a1 + a3 चाहिए होता तो अपन डिफरेंस ले लेते। ठीक है, ओके, तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 8th क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, 23 रेज टू पावर 14 में आपको निकालनी है लास्ट के 2 प्लेसेस। तो लास्ट के 2 प्लेसेस रहे तो क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि 23 का कोई ऐसा पावर यूज करूं जिसकी लास्ट प्लेस में 9 या 1 हो। तो आसानी से कर सकते हैं, 23 का स्क्वायर 529, तो इसको हमने लिख दिया 529 की पावर में 7, एंड देन वी हैव टू ब्रेक इट एज 530 - 1 रेज टू पावर 7। इफ वी एक्सपेंड दिस देन वी विल गेट 7c0 530 रेज टू पावर 7। ठीक है, -7c1 530 रेज टू पावर 6। ठीक है, +7c2 530 रेज टू पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे ही अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा। 7c5 पे आपका कैसा रहना चाहिए था, नेगेटिव, है ना। 530 का स्क्वायर प्लस 7c6 पे आपका 530। ठीक है, -7c7 पे आपका 530 की पावर 0, ऐसा रहेगा। यही है एक्सपेंशन। तो अगर इसमें आप देखें तो ये टर्म आपकी 2 डिजिट्स देखना है तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 से ये टर्म डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली 10 की पावर 7 है यहाँ पे, 10 की पावर 2 यहाँ तक है ना। 530 का स्क्वायर में 10 की पावर 2 क्रिएट हो गई, मतलब यहाँ तक की हर एक टर्म आपकी कैसी थी, 100 से डिविजिबल। तो 100 से डिविजिबल टर्म्स प्लस आते हैं आगे, ये और ये 2 टर्म्स आपकी बची हुई हैं। तो 7c6 इज 7 इंटू 530 माइनस दिस इज 1। ठीक है, तो 100 लैम्डा प्लस यहाँ से देखिए कितना आएगा 3710 माइनस 1, तो 3709। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। तो अब आप सोचो खुद से कि अगर आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये यहीं से रिमाइंडर आना है, और कितना रिमाइंडर आना है 9। तो इसका मतलब लास्ट की 2 प्लेसेस क्या हो गई 0 9। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो फेयरली इजी क्वेश्चन, मस्ट हैव सॉल्व्ड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी इन योर करिकुलम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका जो 9th है, स्टेटमेंट बेस्ड। डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ 3 रेज टू पावर 81। तो
तो यूनिट्स प्लेस की बात की गई है, आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो आपको 3 मतलब जो पावर्स होती हैं वो साइक्लिसिटी में अपने यूनिट्स प्लेस को अटेन करती हैं। मतलब 3 रेज टू पावर कैसा है ये 4n प्लस 1 टाइप की चीज़ है, ठीक है। 81 मतलब 4 प्लस 1, तो दिस विल बिहेव एज 3 रेज टू पावर 1 फॉर यूनिट्स प्लेस, सो इट्स यूनिट्स प्लेस शुड बी 3 ओनली। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है स्टेटमेंट 2 में i प्लस एफ वाला क्वेश्चन है। i प्लस एफ आपका 9 प्लस रूट 82 रेज टू पावर 11। तो स्टेटमेंट 2 के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो i प्लस एफ को हम ऐसे लिखेंगे रूट 82 प्लस 9 सो दैट की पॉजिटिविटी क्रिएट हो, ठीक है। और यहाँ एफ डैश एक लेते हैं रूट 82 माइनस 9 रेज टू पावर 11, ठीक है। इसी का काउंटर पार्ट दोनों का कर दिया आपने क्या, एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिपेंड करता है कि किससे हमारी इर्रेशनैलिटी हट जाएगी। तो अपन अगर यहाँ पे देखें तो आपको शुरू वाले टर्म्स काटने हैं, मतलब है ना, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म ये सबको सब्ट्रैक्ट मतलब हटाना है। तो अपन डिफरेंस ले लेते हैं i प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू कितना आ जाए, इज इक्वल टू आपका 2 टाइम्स 11c1 है ना रूट 82 की पावर में, सॉरी 11c1 हाँ रूट 82 की पावर में 10 और 9 की पावर में 1, ठीक है। फिर 11c3 रूट 82 की पावर में आपके पास रहेगा 8, 9 की पावर में 3 एंड सो ऑन, ये सारी टर्म्स आपके पास रहेंगी, ठीक है। तो डिफरेंस करने से आपका काम बना है, आपका ये इंटीजर आया है, कैसे आपका इंटीजर आया है i प्लस एफ माइनस एफ डैश से। तो अब आप इसके बारे में सोचो कि f माइनस एफ डैश कहां से कहां तक जा सकता है, ठीक है भाई। इंटीजर भी क्या है, दिस इज ऑफ टाइप 2 लैम्डा है ना। तो अपन देखते हैं आगे कि f माइनस एफ डैश की वैल्यू क्या हो सकती है। तो f माइनस एफ डैश, ठीक है, शुड बी ऑल्सो इंटीजर। अगर ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो f माइनस एफ डैश इज इंटीजर कह सकता हूं, ठीक है। और f आपका 0 से 1, f डैश भी आपका 0 से 1, तो f माइनस एफ डैश की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f माइनस एफ डैश अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो हमें f की मैक्सिमम लेनी चाहिए वैल्यू और f डैश की मिनिमम लेनी चाहिए वैल्यू। तो f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, f डैश की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, सो इट विल बी 1। और यहाँ सिमिलरली f की मिनिमम वैल्यू ले लें और f डैश की मैक्सिमम, तो फिर इसका मतलब -1 तक। तो f माइनस एफ डैश आपका -1 और 1 के बीच में रहेगा। एग्जैक्टली तो कभी अचीव करेगा नहीं, क्योंकि भाई ये 1 तो नहीं हो सकता ना, ऐसे ही ये भी 1 नहीं हो सकता। तो ये -1 और 1 के बीच में रहेगा, और -1 से 1 के बीच में कौन सा इंटीजर आ सकता है 0, ठीक है। तो दिस इज ऑफ टाइप i प्लस 0 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, मतलब जो यहाँ से आपका i आ रहा है वो कैसा आएगा आपका 2 लैम्डा टाइप का, ठीक है। मतलब एक इवन क्वांटिटी आनी चाहिए। नेक्स्ट 7 रेज़ टू पावर 100 डिवाइडेड बाई 13, इसके लिए रिमाइंडर। तो अब यहाँ पे देखिए आप 7 की कोई भी पावर देखें तो वो 13 के मल्टीपल के प्लस माइनस 1 फॉर्म में नहीं आ रही है। कायदे से क्या करते हैं अपन, खोजते सबसे पहले यही है ना कि भाई ये इसकी इस बेस की कोई पावर हम ऐसी यूज करें जो 13 लैम्डा प्लस माइनस 1 टाइप की हो। तो वैसा तो कुछ यहाँ पे नहीं पॉसिबल है, आप देख लो 3-4 पावर्स तक आप यूज कर सकते हो, कोई भी 13 लैम्डा प्लस माइनस 1 टाइप का नहीं आ रहा है। तो फिर अपन नेक्स्ट बेस्ट चीज जो पॉसिबल हो सकती है वो कर लेते हैं। इसको लिख देते हैं अपन 49 मतलब 52 माइनस 3 की पावर 50, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 13 का मल्टीपल -3 तक पहुंच गए। अब इसका एक्सपेंशन अगर आप करोगे तो क्या बनेगा 50c0 52 की पावर में 50 माइनस 3 की पावर में 0 प्लस आपका 50c1 52 की पावर में 49 माइनस 3 की पावर में, ठीक है। और ऐसे ही आपका चलता रहेगा कहाँ तक 50c49 52 की पावर में 1 आपको लिखना पड़ेगा, -3 की पावर में 49 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आपका होगा 50c50 52 की पावर में 0 -3 की पावर में 50, है ना। तो ये सब आपके 13 से डिविजिबल है, यहाँ तक आपका 13 से डिविजिबल ही है टर्म, ठीक है। तो दिस इज ऑफ टाइप 13 लैम्डा, ठीक है।
ये आपका क्या लिखा हुआ है, -3 की पावर में 50, ठीक है। तो 13 लैम्डा -3 की पावर में 50, कुछ इस तरीके का आपका एक्सप्रेशन आ गया है ना। 13 से डिविजिबिलिटी अभी देखनी थी, ओके ठीक है। इसके लिए तब देखना पड़ेगा 13 लैम्डा प्लस है, 13 लैम्डा प्लस 3 रेज़ टू पावर 50। तो अब और कोई ऑप्शन तो है नहीं, फिर से इसको चेक करें। मतलब आपने 7 की पावर 100 से शुरू किया, फिर से एक क्वेश्चन बन गया कि अब 3 की पावर 50 में निकालो कि 13 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। भाई इधर से तो कोई रिमाइंडर आएगा नहीं, यहीं से आएगा। तो अब 3 की पावर 50 को देखो, 3 की पावर 50 को लिखा जा सकता है, लेकिन 26 प्लस 1 है ना, 3 क्यूब 13 के 13 लैम्डा प्लस 1 टाइप का हो सकता है ना। तो 3 क्यूब की पावर में मैंने 16 डाल दिया और 3 स्क्वायर अलग, है ना। ये 3 की पावर 48 इंटू 3 की पावर 2, तो 9 तो अलग कर लेता हूँ 3 स्क्वायर, बाकी इसको एक्सपेंड किया मैंने, तो क्या बनेगा 16 C 0 26 की पावर में 16, ठीक है। और ऐसे ही करते करते 16 C 15 26 की पावर में 1 और 16 C 16 26 की पावर में 0, ठीक है। तो ये सब आपका क्या होगा, 13 से डिविजिबल, यहाँ तक की टर्म आपकी 13 से डिविजिबल है एक्सेप्ट दिस टर्म। और ये टर्म कितनी है आपकी 1। दिस इज ऑफ टाइप 9 इंटू 13 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई रिमाइंडर नहीं था, जो भी रिमाइंडर था यहाँ से आना था। इसको जब हमने एक्सपेंड करके देखा तो इससे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। सो आंसर विल बी 9। तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि ओनली 6 टर्म इन द एक्सपेंशन हैज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट देन n इज इक्वल टू 7। ओनली 6 टर्म इन द एक्सपेंशन हैज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, x/5 प्लस 2/5 रेज टू पावर n, ठीक है। ये लिखा था x/5 प्लस 2/5 रेज टू पावर n, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 1 बना लेते हैं, तो 1 प्लस 2/x रेज टू पावर, ठीक है। 1 प्लस 2/x रेज टू पावर n, ये आपका टर्म बन गया। अब ये तो चलिए, इससे कोई दिक्कत है नहीं। 1 के टर्म्स में इसको ब्रेक करना पड़ता है ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वगैरह डिसाइड करने के लिए। कैसे करते हैं आगे, तो n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे आप 2/x ये रख देते हो, ठीक है। किस x पे कैलकुलेट करना है तो वो नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, x को आप 1 के तरीके से कंसीडर करते हो, ठीक है। मैं देखो n प्लस 1, ठीक है, इंटू मॉड x, ठीक है, इंटू मॉड ऑफ 2/x डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड x, ऐसा लिखते हैं। लेकिन अब इसमें x की वैल्यू कोई पुट करते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि ये p कितना आएगा, यही रहता है डिसाइडिंग टर्म। लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर सकते क्योंकि x हमें दिया ही नहीं है। तो x अगर नहीं दिया है तो क्या मान लें, उसको 1 मान लें। तो ये आपके पास कितना आ गया, n प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 मतलब 3, ठीक है। और कहा जा रहा है ओनली 6th टर्म इज ग्रेटेस्ट, है ना। ओनली 6 टर्म ग्रेटेस्ट होने का मतलब क्या होगा कि p आपका फ्रैक्शनल होगा, ठीक है। ये टर्म आपकी कैसी होगी, फ्रैक्शनल होगी, है ना। p आपका अगर 5 और 6 के बीच में है, ठीक है, तो क्या होता है, इंटीजर पार्ट ऑफ p इज 5, ठीक है। इंटीजर पार्ट ऑफ p अगर 5 होगा तो t इंटीजर पार्ट ऑफ p प्लस 1 विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, यही थ्योरी होती थी, ठीक है। तो t इंटीजर पार्ट ऑफ p प्लस 1 विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। तो दिस इज योर t6, दैट मीन्स द इंटीजर पार्ट ऑफ p शुड बी 5, सो p शुड लाई इन बिटवीन 5 to 6, और p 5 नहीं होगा वरना दो ग्रेटेस्ट टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। तो p इसीलिए आपका 5 और 6 के बीच में है, दैट मीन्स कि 2 टाइम्स n प्लस 1/3 शुड लाई इन बिटवीन 5 and 6। इधर ले आते हैं, ठीक है, 18 कर दिया हमने, यहाँ पे हमने 15 डाल दिया, तो n प्लस 1 आपका क्या है, इधर 9 है और इधर आपका 15/2 है। तो n आपका कहाँ पे है, 13/2 और 8 के बीच का है।
तो 6.5 से बड़ा 8 से छोटा क्या ही होगा, 7 ही हो सकता है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड ही है, और स्टेटमेंट 1 की बात करूं तो स्टेटमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 में सबसे पहले आप अगर देखें समेशन के फॉर्म में इसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर लूँ लेफ्ट हैंड साइड को, तो दिस इज रिटन एज समेशन ओवर NCR इंटू NCR प्लस 1, राइट, NCR इंटू NCR प्लस 1, R इज वेरिंग फ्रॉम 0 to n-1, है ना, यही है। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में अपन इसका नाम बदल दें सो दैट कि यहाँ n-r हो जाए, और उससे फायदा क्या होगा कि इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। भाई वेरिंग क्वांटिटी आपकी r है, तो दिस इज n+1, तो आंसर विल बी 2nCn+1। अगर आपको पता हो कि सारे टर्म्स प्रेजेंट हैं या नहीं, तो सारे टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। भाई 0 से पीछे कहाँ ही जाओगे, है ना, r की जगह -1 तो नहीं रख सकते ना, -1 रखने से इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। और n-1 के आगे भी नहीं जा सकते, n-1 के आगे आप n अगर रखोगे तो इसको दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब सारी जो पॉसिबिलिटीज थी वो सब यहाँ लिखी। तो इस केस में तो सारे टर्म्स प्रेजेंट हैं, इसलिए आपका 2nCn+1 करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन मतलब जो S1 है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कहा जा रहा है, समेशन ओवर NCR², ठीक है, NCR² R वेरीज फ्रॉम 0 to n, ये कहा गया है ना, अप टू C0 Cn तक का। ठीक है, तो समेशन ओवर NCR का स्क्वायर जब आप करोगे तो फिर से आप, ये तो रटा रटाया क्वेश्चन होता है, R की जगह क्या लिख दोगे, n-r। ठीक है, तो आंसर विल बी ऊपर का सम 2n, नीचे का सम n। ठीक है, सारी टर्म्स प्रेजेंट है क्या, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि r को हम 0 से छोटा -1 नहीं रख सकते हैं, r को हम n+1 भी नहीं रख सकते हैं, 0 से छोटा भी नहीं और इसके आगे वाला भी नहीं। तो जितने पॉसिबल टर्म्स थे वो सारे यहाँ पे लिखे गए हैं, इनमें और कोई पॉसिबल टर्म्स की चॉइस नहीं है आपके पास, तो ये 2nCn विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपका, 11C0 11C11, ठीक है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका समेशन अगर फॉर्म रिप्रेजेंट करें तो दिस इज -1 रेज टू पावर r 11CR 11C11 -r 11CR 11C11 -r। r वेरीज फ्रॉम 0 टू कहां तक, 10 तक। R varies from 0 to 11 तक, ये आता है। ठीक है, अब ये सम आपको निकालना था फिर से। अब यहाँ पे आप कैसे करते हो, आप ले लोगे इसको एक साथ, ये पूरी टर्म एक साथ, जो कि कहाँ से आती है, 1 - x की पावर 11 के एक्सपेंशन से, और उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे इसके लिए 1 + x की पावर 11 के लिए। ठीक है, और खोजोगे क्या आप, इन दोनों का सम, मतलब x की पावर 11 का कोफिशिएंट खोजना है, किसमें, 1 - x इंटू 1 + x रेज टू पावर 11 के एक्सपेंशन में। ठीक है, तो दिस इज 1 - x² रेज टू पावर 11 के एक्सपेंशन में आप x की पावर 11 का कोफिशिएंट खोजने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके एक्सपेंशन में हमेशा सारी टर्म्स कैसी आएंगी, x की पावर इवन रखेंगी। तो इसका मतलब आंसर इसके लिए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। याद क्या रखना था आपको कि यहाँ पे तो आसान थी चीजें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब -1 लिया गया है तो ये 1 - x के एक्सपेंशन से आपका क्रिएट होगा। ठीक है, तो एक के साथ आपने 1 - x को इनकॉर्पोरेट कर लिया, दूसरा 1 + x आप इस साइड लेते गए, तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में खोजना क्या है, अगेन r और 11 - r का सम, मतलब x की पावर 11 का कोफिशिएंट आपको आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट 3 आपका इनकरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट 4 देखते हैं। स्टेटमेंट 4 में अगर आप समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो स्टेटमेंट 4 क्या बन रहा है समेशन के फॉर्म में, समेशन ओवर 2 रेज टू पावर r, है ना, r+1 इनफैक्ट, है ना, इंटू NCR डिवाइडेड बाई r+1, नहीं r+1 ही है ना, हाँ r+1,
इसी का आपको समेशन करना है। आर कहाँ से कहाँ तक वेरी किया आपका, आर वेरी कर रहा है आपका 0 से लेकर के n तक, ठीक है, ये आपका टर्म है। तो NCR अपॉन R प्लस 1, तो समेशन 2R प्लस 1 NCR अपॉन R प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, जब भी नीचे वाला टर्म ऐसा रहता है तो क्या करते हैं n प्लस 1 CR प्लस 1 नीचे n प्लस 1, R कहाँ से कहाँ तक, 0 से n तक। तो आपका n प्लस 1 तो फ्री हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, समेशन और बचा n प्लस 1 CR प्लस 1 2R प्लस 1, R इक्वल टू 0 से n। अच्छी बात क्या थी कि ये दोनों आपके सेम है, तो ये टर्म कहाँ क्रिएट होती है, 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 के एक्सपेंशन में। तो 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 का जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो आपको ये सारी टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। क्या सारी टर्म्स प्रेजेंट है क्या, नहीं, क्योंकि r इक्वल टू -1 एक पॉसिबल चीज थी यहाँ पे, ठीक है, n प्लस 1 C0, ठीक है, n प्लस 1 C0 2 की पावर में 0, ये एक पॉसिबिलिटी थी जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये टर्म अगर प्रेजेंट होती तो आप आंसर ये लिख देते, लेकिन ये टर्म नहीं है। अच्छा, 0 से पहले मतलब आपने क्या किया, बेसिकली -1 पे चेक कर लिया, यही कर रहे थे हम, 0 से पहले वाला और n के बाद वाला चेक कर लो। तो n के बाद वाला अगर आप r की जगह पे n प्लस 1 रखते हो तो ये टर्म तो नॉट वैलिड, -1 रखते हो तो ये टर्म क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये आपका आंसर आ गया कि आंसर होता 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लेकिन दिक्कत क्या हुई, ये टर्म पॉसिबल थी और इस समेशन में वो आ नहीं पाई है, इसलिए आपका -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया स्टेटमेंट 4 के लिए। नेक्स्ट देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपका क्या है कि 11th क्वेश्चन में 9 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज 660 देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में 9th टर्म कहा जा रहा है ना, तो T9 मतलब क्या होगा, 11C8 तक जाएंगे अपन, पहले टर्म की पावर में 3, तो पहले टर्म की पावर में 3 करोगे अगर तो बचेगा क्या वहां पे, 1/3 तो हट जाएगा, log 3 और यहाँ पे 9 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है, और दूसरे की पावर में आप 8 डालोगे तो 1/8 हट जाएगा और बचेगा क्या, 1/3 रेज टू पावर log 3, ठीक है, 3x माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ये आपका ऐसा आएगा। एंड दिस इज कमिंग आउट एज 660, कि ये वैल्यू आपकी कितनी है, 660 के बराबर है। तो 11C8 कितना आएगा, पहले तो वो कैलकुलेट करना, कितना होगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6, यही होगा, ठीक है। कितना आ गया ये 165 शायद, है ना, 5, हाँ 165, तो 165, ठीक है, और उसके आगे ये सब है 3 रेज टू पावर ये तो टर्म सिंप्लीफाई हो गई, कितनी हो गई, 9 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 7 हो गई, और ये वाली टर्म सिंप्लीफाई हो गई, कितनी हो गई, 3 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 1 हो गई, ठीक है, इज इक्वल टू कितना इज इक्वल टू कितना 660, ठीक है। अब जब आप इससे इसको कट करोगे तो दिस विल कम आउट एज 4, सो 9 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो आप क्या करें, 3 रेज टू पावर x माइनस 1 को t मान लें ऑब्वियसली, ठीक है, इसको t मान लिया तो दिस इज योर t स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 4t प्लस 4, है ना। तो यहाँ से t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 3 और 1, मतलब x माइनस 1 आपका क्या हो सकता था, 1 हो सकता था या फिर 0 हो सकता था, तो x दो वैल्यूज ले सकता है, या तो 2 या तो 1, ये दो चॉइसेस हैं x के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है 50C0/3 50C1/4, इसको भी समेशन के फॉर्म में पहले लिखिए। समेशन के फॉर्म में क्या है, -1 की पावर r 50CR अपॉन r प्लस 3, यही है 50CR और अपॉन r प्लस 3, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो r इक्वल टू 0 से लेकर 50 तक, ठीक है, ये है आपके पास। अब
ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या यूज कर रहे हैं हम, 1, ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर 50 का जब आप एक्सपेंशन करोगे तो वहां से बनेगा आपका 50c0, ठीक है, माइनस 50c1, ठीक है, 50c0 अपॉन माइनस 50c1 हो जाएगा, x की पावर 1 आ जाएगा, नहीं 50c0, अपने को 50c0 के नीचे क्या चाहिए, 3 चाहिए, ओके, ठीक है, चलिए ऐसे ही करते हैं, प्लस 50c2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 50c3 x3, है ना, ऐसे करते करते लास्ट में आपका 50c50 x की पावर 50 ऐसा आ जाएगा। अगर इसको मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 50c0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 50c1 इंटू एक्स क्यूब, 50c2 इंटू एक्स की पावर 4, ठीक है, और लास्ट में 50c50 एक्स की पावर 52। अब जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 0 से 1 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 50 इज इक्वल टू 50c0 एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 लगाओगे तो बाई 3 ही बचेगा, माइनस यहाँ पे 50c1 बाई 4, और ऐसे ही लास्ट में आपके पास 50c50 बाई 53, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर में 50, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है कैसे, तो अब आप इसको सिंपल a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी जो होती है उससे आप लिख सकते हो कि x को रिप्लेस कर सकते हैं हम 1 माइनस एक्स से, ठीक है, a प्लस बी माइनस एक्स, सो दिस इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज x रेज टू पावर 50 dx स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1, तो 0 से 1 हो गया, x की पावर 50 एज इट इज लिखा, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx, ओपन कर लिया, 0 से 1 x की पावर 50 प्लस x की पावर 52 माइनस 2x की पावर 51 dx, इंटीग्रेट कर दो, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑल तरीके से हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया 13th में, ओनली 4th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस हैज ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, तो ऑलरेडी इस तरीके का एक क्वेश्चन अपन देख चुके हैं, 2 प्लस 3x बाई 8 होल रेज टू पावर 2 प्लस 3x बाई 8 होल रेज टू पावर 10, ठीक है, और ओनली 4th का है, ओनली 4th, ठीक है, मतलब कि t इंटीजर पार्ट ऑफ p प्लस 1 इज इक्वल टू t4, मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ p प्लस 1 इज 4, सो इंटीजर पार्ट ऑफ p इज 3, सो p लाइज इन बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है, ओनली कहा है इसलिए 3 पे इक्वलिटी नहीं लगा सकते, क्योंकि उस समय तो क्या होगा, दो ग्रेटेस्ट टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले ये सब बाहर निकाल लें, 2 की पावर 10 बाहर हो गया, 1 प्लस 3x बाई 16, है ना, p कितना आता है, n प्लस 1 इंटू मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x, यही होता है। तो x की जगह आप क्या रखोगे, 3x बाई 16, और उसमें भी x को आपको रखना पड़ेगा कितना, 1, क्योंकि अलग से कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो दिस इज योर 3 बाई 16 एंड दिस इज अगेन 3 बाई 16, n प्लस 1 इज नथिंग बट 10 प्लस 1, सो इट इज 11, तो 33, ठीक है, निकालना क्या था वैसे हमें, अच्छा x के बारे में कहा था, देन इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, सॉरी ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, सो दिस इज मॉड ऑफ 33x, ठीक है, डिवीजन में आपके पास क्या आ जाएगा, डिवीजन में आपके पास आ जाएगा 16 प्लस मॉड ऑफ 3x, है ना, और ये लाई करता है आपका 3 से 4 के बीच में, तो दिस लाइज इन बिटवीन 3 एंड 4, सो मॉड ऑफ 33x, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं 64 प्लस 12 मॉड x, फिर यहाँ पे 48 प्लस 9 मॉड x, है ना, तो इनसे क्या बनेगा, 24 मॉड x, यहाँ 48, और यहाँ से क्या बनेगा आपका 21 मॉड x लेस देन 64, सो योर मॉड x इज ग्रेटर देन 2 बट
योर मॉड x इज लेस देन 64/21। तो ऐसे x की इंटीजर वैल्यूज जो इन दोनों कंडीशंस को मीट करे वही आंसर हो सकती है। मतलब कि हम कह सकते हैं 3 वगैरह के बारे में कि मॉड x अगर आपका 3 हो जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड x 3 मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड -3 शुड बी द पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है 25C0 25C2 2 into 25C1 25CR + 3। पहले तो समेशन फॉर्म इसका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो समेशन फॉर्म में ये क्या लिखा गया है, अपन अगर देखें r+1, ठीक है, r+1 25CR into 25CR + 2 ऐसा कुछ, ठीक है। और r+1 25CR 25CR + 2, r इज वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके 23, ठीक है। तो r आपका 0 से लेके 23 तक वेरी करता है, ठीक है। चलिए देखते क्या बनना है। तो इसमें हमने 2 पार्ट में पहले तो डिवाइड कर दिया, r इंटू 25CR इंटू 25CR + 2 प्लस 25CR इंटू 25CR + 2। r कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 23, ये भी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 23। तो r इंटू 25CR क्या बनाएगा, r इंटू NCR मतलब 25, 24CR - 1 25CR + 2, r इज इक्वल टू 0 से 23, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना लेगा ये 25CR और 25CR + 2 को मैंने एज इट इज रखा 0 से लेकर के 23, ठीक है। तो 25 तो चलिए आपका सिंपली बाहर हो गया, ठीक है। हमें वैसे लाना किस फॉर्म में है, 49C लैम्डा और 50C म्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 24CR - 1 है ना, और इसी को मैं पलट के लिख देता हूँ। इसको मैं 24CR - 1 को क्या लिख सकता हूँ, 24 - R + 1 मतलब 25 - R लिख सकता हूँ, है कि नहीं है, ठीक है। और एक 25CR + 2 यहाँ पे है ही, तो R इक्वल टू 0 से लेके 23 है ना, प्लस यहाँ पे R इक्वल टू 0 से 23, 25CR की जगह ऐसा 25CR + 2, है कि नहीं। तो 25 तो चलिए ऐसा था। यहाँ पे क्या आएगा, अब इन दोनों का सम हो गया कैसा, कांस्टेंट, तो कितना आ जाएगा 20, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 27 आ रहा है, ठीक है। और ऊपर कितना है आपका 50 है, सॉरी 49 है, तो 49 इन दोनों का सम, नीचे आपका कितना 27, समेशन कितना r इक्वल टू 0 से लेकर के 20, सॉरी ये आपका समेशन आता। देख लो एक बार कि कोई एक्स्ट्रा टर्म बच सकती है क्या, तो 0 से पहले मतलब -1 अगर यहाँ पे रखें तो ये आपका अनडिफाइंड है, ठीक है। 23 के बाद में, ठीक है, 23 के बाद में अगर सोचे तो 23 के बाद में आपका 24, तो क्या हम r को 24 रख सकते हैं, इसको दिक्कत है, ठीक है। तो इसका मतलब जितने पॉसिबिलिटीज थी सब लिख ली गई हैं। प्लस आपके पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पे आपका 50C इन दोनों का सम कितना है, फिर से 27 है, ठीक है। -1 अगर r की जगह रख के देखें तो इसको दिक्कत है, 24 रख के देखें तो इसको दिक्कत है। तो यही आपका बनना है 25 × 49C 27 प्लस 50C 27, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ जा रहा है, ओके। अब इसी में अलग अलग तरीके से कोई एक्सप्रेस कर सकते हो, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C22 डाल दो और 50 के साथ C23 डाल दो, ठीक है। मतलब लैम्डा कैन बी 27, म्यू कैन बी 23, लैम्डा कैन बी 22, म्यू कैन बी 27, lambda can be 22, mu can be 23 and lambda and mu both can be 27। इस तरीके के आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, म्यू और लैम्डा उसका वैसे 25 से छोटा है, तो म्यू और लैम्डा अगर आपका 25 से छोटा है तो ये और ये तो रिजेक्ट ही हो गए, 22 and 23 दीज आर द 2 चॉइसेस, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है
कि सीक्वेंस टाइप का बनाया गया है 1 + 1/n होल रेज टू पावर n, यही है ना, 1 + 1/n होल रेज टू पावर n फॉर ईच n, ठीक है। तो आपको बताना है कि an आपका हमेशा कैसे, an 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, ठीक है। इन सब के बारे में आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा कैलकुलस टाइप से यूज कर लें क्या, कि अगर हम एक फंक्शन ले लेते हैं, मान लो 1 + 1/x होल रेज टू पावर x, ऐसा वाला, ठीक है। तो अगर आपका ये y है, आपने ले लिया ln y = x × ln 1 + 1/x। इसकी मोनोटोनिसिटी देख लें, कब ये मैक्सिमम बनाएगा, कब ये मिनिमम बनाएगा, उससे एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा। तो 1/y × y' = कितना आ जाएगा, x × 1/1 + 1/x, ठीक है। और 1/x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, -1/x², सो -1/x² प्लस आपका कितना आ जाएगा, ln 1 + 1/x, ठीक है। सो y' = यहाँ से आपका हो गया -x/, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x² + x, ठीक है। और प्लस आप इधर देखोगे 1 + 1/x, ठीक है। तो -1/x + 1 प्लस ln 1 + 1/x, इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए ये क्वांटिटी तो आपकी पॉजिटिव है y, ये क्वांटिटी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि 1 + 1/x अगर है तो इसके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, ln 1 + 1/x। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं ln 1 + 1/x को, तो इट विल बी, भाई 1/x आपका 1 से छोटा है, इसलिए आप एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है, जो जिस तरीके से आप लिमिट्स वगैरह में यूज करते थे। तो ये आपका कितना आएगा, अगर ये t होता तो t, ठीक है, -t²/2, ठीक है, t - t²/2 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ आता, ठीक है, प्लस t³ 3 ऐसा, और -1/x + 1। तो t की जगह अगर मैं रख दूं यहाँ पे 1/x, -1/x + 1, तो वो पॉजिटिव है, और बाकी ओवरऑल की भी टर्म जो होगी आपके पास, ये ओवरऑल कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो y' आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर y' आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि y' कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, बिकॉज y इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कम से कम उस इंटरवल के दौरान। तो y' आपका कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो आपका ये फंक्शन जो है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, दिस ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, और इन्फिनिटी पे आपको पता होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx कितना आता है, ये निकाले हो, कितना आता है, e के बराबर आता है। इसका मतलब ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकता है, e ले सकता है ना। तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, 2 और 3 के बीच में होगी, बिकॉज e इज 2.7 और समथिंग। सो ये वैल्यू आपकी कैसी आएगी, हमेशा 2 और 3 के बीच की आएगी। हम अब यहाँ से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बल्कि आप an <3, an <4 ये दोनों तो आप कमेंट कर सकते हो। an < 2 गलत है, an विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। इसकी बात करें तो आप चेक कर सकते हैं n = 1 से भी, n = 1 रखोगे तो आपका 2 आ जाएगा, और उसके बाद ये वैल्यू लगातार कैसी होनी है, बढ़नी ही है, क्योंकि an आपका कैसा था, इंक्रीजिंग था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए 4 + √15⁻n, ये आपका i + f है, और आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो 16 में i + f आपका है 4 + √15⁻n, तो आप f' मानोगे 4 - √15⁻n, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सो दैट इर्रेशनैलिटी आपकी हट जाए, ठीक है, इर्रेशनैलिटी हट जाए। तो ये आपका 2 लैम्डा टाइप की चीज आ जाएगी, ठीक है, यहां से, है ना। अगर अपन यहां से देखें तो f + f' कितना होगा, फिर
1 के बराबर होगा, f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 1। तो i कैसा है, ऑड है, ये बात ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, i इज एन इवन इंटीजर, ये बात गलत है, i इज अ नेचुरल नंबर ऑब्वियसली, ठीक है, i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ, तो बिल्कुल f डैश आपका कितना है, f डैश आपका है 1 माइनस एफ, ठीक है। तो i प्लस एफ और f डैश को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो, i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ लिखा था ना, तो 1 माइनस एफ की जगह हमने f डैश लिख लिया, कितना आएगा, वो 1 के बराबर आएगा। तो सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा था i प्लस एफ इज 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 15 की पावर n, सही बात है, ठीक है। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए लास्ट वाले 16th के लिए, ए, सी और डी, ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट आइए देखते हैं असर्शन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चंस दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि आपको मल्टीनोमियल का सिंपली यूज करना है ना, और a प्लस बी प्लस सी रेज टू पावर 8 के लिए कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर बी क्यूब सी रेज टू पावर 4, अगर ये देखें आप तो 2, 3 और 4 है, इसका मतलब कि सम 9 हो गया, और सम अगर 9 हो गया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है ना। 18th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, r इंटू 15 सी आर पी आर क्यू रेज टू पावर 15 माइनस आर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है समेशन करने को किसका, r इंटू 15 सी आर पी रेज टू पावर r और q रेज टू पावर 15 माइनस r, r वेरी कर रहा है कहां से कहां तक आपका, 0 से लेके 15 तक, ओके। चलिए r इंटू 15 सी आर कितना होगा, 15 इंटू 14 सी आर माइनस 1 पी आर क्यू रेज टू पावर 15 माइनस आर इक्वल टू कितना, 0 से 15, ये गया 15 आपका बाहर, है ना, सही है। अब इसमें से आप क्या करें, इसमें से आप एक काम करो कि आप इन दोनों का सम कितना है भाई, 15 है ना, तो 15 तो नहीं होना चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं कि एक p को बाहर ले लेते हैं, मतलब यहां कर देते हैं r माइनस 1 और एक p यहां लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया p प्लस क्यू, है ना, रेज टू पावर 15, नहीं 15 कैसे, 14 ही है नहीं, तो p प्लस क्यू की पावर 14 बन गया, है कि नहीं, ठीक है, और 15p बाहर। अब इसमें से देख लो कुछ टर्म मिसिंग है क्या, तो r इक्वल टू -1 हम रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते ऑब्वियसली, 16 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं, तो 15p इंटू पी प्लस क्यू की पावर 14, दिस शुड बी योर आंसर। अब p q क्या दिया हुआ है, p प्लस क्यू आपका 1 है, और 15p मतलब 1/15p मतलब 10 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, तो इट्स आंसर शुड बी 10। तो 18th क्वेश्चन के लिए अगर आप कहें तो आपका स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, और सेम आप देख सकते हो कि स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है, सेम चीज़ ही लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 51 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो पहले तो ये जो पॉलिनोमियल बनेगा इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 से लेकर के 10 तक का सम, तो 1 से 10 तक का सम कितना आता है, 55 आता है ना। आपको निकालना क्या है, x की पावर 51 का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो दूसरे वाला जो एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन, उसको भी फॉलो कर लेते हैं, वहीं से स्टेटमेंट 2 इनफैक्ट यूज़ करते हैं और देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, और क्या वहाँ से स्टेटमेंट 1 तक पहुँचा जा सकता है क्या, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपका है x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3 अप टू x की पावर 10 माइनस 10, ठीक, यही चीज़ लिखी हुई थी बिल्कुल। अब सब में से x बाहर निकाल लो, इसमें से एक x, इसमें से x स्क्वायर, इसमें से x क्यूब, एक लास्ट वाले में से x की पावर 10, तो बाहर टोटल कितना निकलेगा 55, ठीक है। 1 माइनस 1 बाई एक्स, 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 3 बाई एक्स क्यूब, है ना, और अप टू 1 माइनस 10 अपॉन एक्स की पावर 10। क्या करना था आपको, x की पावर 51 का जुगाड़ करना था, तो 55 तो यहाँ पे है, यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, आपको x की पावर -4 यही आपको क्लब करने हैं,
कि इस टर्म में x की पावर -4 कहां तक बन सकते हैं। ठीक है, तो x की पावर 55, 1 - 1 by x, 1 - 2 by x स्क्वायर, 1 - 3 by x क्यूब, और उसके बाद आपका 1 - 4 अपॉन x की पावर 4। यही 4 रिलीवेंट टर्म्स होंगी जहां से x की पावर -4 क्रिएट की जा सकती है, उसके बाद तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए आपका x की पावर 55 तो रहेगा ही, है ना। यहां से आपका कितना आ जाएगा, यहां से आप लिख सकते हो इसको कि x की पावर -4 के लिए, या आपने मान लीजिए इसमें से x की पावर 0 लिया इस ब्रैकेट से। ठीक है, इस ब्रैकेट से 0 लिया, इस ब्रैकेट से आपने लिया मान लीजिए 0, इस ब्रैकेट से 0 और इस ब्रैकेट से 4 ले लिया। ठीक है, यहां से आपने क्या किया, अगली बार 0, इसमें से भी मान लीजिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, यहां से 1 और यहां वाला 3 यूज कर लीजिए। ठीक है, मतलब इस ब्रैकेट से 1/x और इस ब्रैकेट से x क्यूब, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, और बाकी 0 0। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं लिया मतलब, ठीक है, इसमें से कुछ नहीं लेने का मतलब 1 ले रहे हैं। ठीक है, और कैसे बन सकता है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे देखिए, मैं पहले वाले कॉम्बिनेशन का मतलब है इसमें से 1, इसमें से 1, इसमें से 1 और इसमें से -4 अपॉन x की पावर 4। दूसरे वाले कॉम्बिनेशन का मतलब है इसमें से -1/x, इसमें से 1, इसमें से -3/x क्यूब, इसमें से 1, ऐसा। और क्या कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, 2 2 का तो कुछ हो नहीं सकता, 0 और 4 हो गए, 3 1 हो गया। ठीक है, बस यही कॉम्बिनेशन आपके लिए पॉसिबल है टोटल। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा, इस केस में बनेगा आपका -4x की पावर -4, और इस केस में आपका क्या बनेगा, -1/x और उधर -3/x क्यूब, तो 3x की पावर -4। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा -4 और +3 मतलब -1 के बराबर। तो ऑब्वियसली ये आपका जो एक्सपेंशन मतलब स्टेटमेंट लिखे गए हैं, ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा जा रहा है कि r आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है, देन ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 40C0 इंटू 60CR, है ना, CR -1 अप टू 60CR -40। तो अगर फिर से इसको समेशन के फॉर्म में देखें तो समेशन 40CR है। ठीक है, 40CR और 60, अच्छा P में लिख लेता हूँ, 60CR -P, है ना, R -P। P आपका कहां से कहां तक है, 0 से लेके 40 तक, इसकी बात की गई है। इसका सम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर इसका सम आप करें तो फिर से ये सिंपल टाइप बेस्ड क्वेश्चन, P और R -P का सम R हो गया और ऊपर आ गया 100CR। ठीक है, तो ये 100CR के बराबर होगा। ऑब्वियसली सारी पॉसिबल टर्म्स यहाँ आपने इंक्लूड कर ली हैं, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 100C 50 आ जाएगी। ठीक है, तो 20 के लिए कहें तो ये आपका स्टेटमेंट 2 जो गिवन है। ठीक है, हाँ, स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसी चीज़ को कह रहा है 2NCR के बारे में। ठीक है, कि 100 को 2n ले लिया तो n इक्वल टू 50 के करस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट बन जाएगा। 21 में देखिए, 21 में कहा गया है NCn-1, n+1 Cn-1, n+2 Cn-1 अप टू 2nC-1। ठीक है, ये x है। तो 21 में देखिए x क्या है, बेसिकली NCn-1 से स्टार्ट किया है ना, हाँ, तो NCn-1 से लेकर के 2nCn-1 तक। ठीक है, NCn-1 से लेकर के आपका 2nCn-1 तक। ठीक है, ओके, तो अगर इसमें सोचिए NCn और ऐड कर देते, नहीं n-1 Cn-1 और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, n-1 Cn-1 से लेकर के 2nCn-1 तक। ये तो प्रॉपर्टी थी, क्या होता था ये, तो ये सम आता था आपका 2n+1 और नीचे भी एक बढ़ गया अपन, और ये आपका x+1। ठीक है, तो x+1 आपका कितना आ गया, 2n+1 Cn के बराबर, है ना। अब कहा जा रहा है कि x+1 अपॉन 2n+1
इज इंटीजर। अच्छा, स्टेटमेंट 2 क्या है? NCR माइनस 1 का सम जो है आपका n+1 CR आता है, ये बात ठीक थी। एंड NCR इज डिविजिबल बाई n, ठीक है, इफ n एंड r आर को प्राइम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x+1 और 2n+1 Cn, तो नाउ दिस इज कमिंग एट 2n+1 Cn अपॉन 2n+1, ऐसा आ जाएगा, है ना। और इसी को स्टेटमेंट 2 में उसने बोला है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, बिकॉज आप समझ सकते हो कि n और 2n+1 ये तो को प्राइम होंगे ही ना, n और 2n+1 इनमें थोड़ी ना कोई कॉमन फैक्टर हो जाएगा। सपोज ये आपका n और 2n+1 की बात करें तो इनके बीच में तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता कभी भी। आप किसी भी n के लिए देख लो, कभी भी ये दोनों चीज़ों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं क्रिएट होगा। तो उसी को बोला है कि NCR आपका हमेशा n से डिविजिबल होता है इफ n एंड r आर को प्राइम, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 आपका स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है।